नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बस अब से ठीक 1 घंटे बाद बिहार विधानसभा में राज्य का बजट पेश होने वाला है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद दोपहर 2 बजे वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट विधानमंडल में पेश करेंगे और पहले विधानसभा और फिर विधानमंडल में बजट पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद विधानसभा की ओर से पेश किए जाने वाले इस बजट का वित्तीय आकार तकरीबन 2,40,000 करोड़ का होने की संभावना है। शुक्रवार से शुरू बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा चुका है। तारकिशोर प्रसाद लगातार दूसरी बार आर्थिक सर्वेक्षण के बाद वार्षिक बजट पेश करेंगे और बजट के आकार में 10% बढ़ोतरी की संभावना है। राज्य के वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2.5% आर्थिक विकास दर होने से आगामी वार्षिक बजट आकार में बढ़ोतरी होगी। तो वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद पेश करेंगे। 2 बजे का वक्त है जब बजट सुनाएंगे, बजट पढ़कर बताएंगे किस बजट में बिहार के लिए क्या है, बिहार की प्रगति विकास के लिए क्या है, किस तरह बिहार उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। इस सभी बातों की रूपरेखा जो तय कर दी गई है, अब 2 बजे सिर्फ उसे पढ़ा जाना है। तो तकरीबन ये जो बजट है, अनुमान ये है कि ये 2,40,000 के करीबन का हो सकता है और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इतने लाख करोड़ का यह बजट संभावना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का बजट का आकार तकरीबन 2,18,000 लाख करोड़ का है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आजादी के शुरुआती साल में बिहार के बजट का आकार महज कुछ करोड़ था। जितने रुपए एक छोटे पुल या फिर एक मॉल के निर्माण में लगाए जाते हैं, इतना ही बजट था। चलिए आपको बताते हैं और जानते भी हैं कि बिहार के बजट के शानदार सफर को कि वो कैसा रहा था। तो 1952-53 का बजट 30 करोड़ रुपए का था। पहला बजट कुल 2 करोड़ के घाटे का था। विभिन्न स्रोतों से 28 करोड़ की आय का अनुमान था और वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह ने यह बजट पेश किया था। अनाज की कमी के कारण पहले बजट में घाटा हुआ। 1951 में केंद्र की ओर से 7,61,000 टन अनाज दिया गया। 50 के दशक में नेपाल से बिहार में चावल की सप्लाई थी। शुरुआती 2 वित्तीय वर्ष में 9 करोड़ 43 लाख खाद्यान्न पर खर्च किया गया। इधर 1948 से 52 तक बिहार में अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन चला। देश में सबसे पहले बिहार में भूमि सुधार कानून 1952 पास हुआ। प्रति व्यक्ति आय में बिहार तब भी अन्य राज्यों से पीछे ही था। तो बिहार बजट का शानदार सफर हम आपको बता रहे हैं। ये कब से बजट की शुरुआत हुई, किन्होंने इसे पेश किया और क्या उस समय की रूपरेखा थी, बजट का आकार क्या था, तो किस तरीके से कृषि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्षेत्र को और भी विकसित करने के लिए बजट का प्रारूप बढ़ाया गया और उसमें कामयाबी भी मिली। तो पिछले 70 सालों में बिहार के बजट का आकार बढ़कर विशालकाय हो गया है। यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए। तो बिहार बजट का शानदार सफर और इसके बाद हमें यह भी जानना चाहिए कि हम कहां थे और कहां पहुंचे। और बजट का आकार अब विशाल से विशालकाय हो गया है और वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट का आकार अगर हम देखें तो ये 2.18 लाख करोड़ का था और 2022-23 में बजट का आकार 10% बढ़ने का भी अनुमान था। फ्लैग लगाओ कोई भी व्हीकल पे और निकल लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। Feeling secure and safe here. और यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा की एक और कामयाबी। बुडापेस्ट से 6ठी फ्लाइट भारत के लिए रवाना हो गई है। 240 भारतीय नागरिकों की दिल्ली वापसी होगी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की। ऑपरेशन गंगा की एक और कामयाबी। बुडापेस्ट से 6ठी फ्लाइट भारत रवाना हुई है और
240 भारतीय नागरिकों की दिल्ली वापसी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया और इस बात की जानकारी दी। ऑपरेशन गंगा की एक और सफलता, एक और कामयाबी। यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बुडापेस्ट से छठी फ्लाइट भारत के लिए उड़ान भर चुकी है और 240 भारतीय नागरिकों की दिल्ली सकुशल वापसी तय है। तो ऑपरेशन गंगा की एक और कामयाबी। ऑपरेशन गंगा को शानदार सफलता। अब तक 5 फ्लाइट्स भारत पहुंच चुकी हैं, लैंड कर चुकी हैं और 5वीं फ्लाइट से 249 छात्र भारत पहुंचे हैं। रोमानिया के रास्ते देश लौटे हैं 249 छात्र और अब तक 1100 से ज्यादा भारतीयों की वापसी हो चुकी है। अब और तेज होगा ऑपरेशन गंगा। हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने फैसला किया है, यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे भारत सरकार के मंत्री। तो ये तस्वीर जिसमें आप चेहरे देख रहे हैं जो डर से बाहर हैं, ये अपने देश आने वाले हैं और किस तरीके से उनके परिजनों ने, सभी ने उनका स्वागत किया एयरपोर्ट पर। सकुशल वापसी को लेकर सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। ऑपरेशन गंगा की सफलता की कहानी बहुत बड़ी है। अब 5 फ्लाइट्स यूक्रेन से भारतीयों को लेकर अब तक दिल्ली पहुंच चुकी है और पहली फ्लाइट रोमानिया के बुडापेस्ट से 219 छात्रों को लेकर मुंबई पहुंची। दूसरी फ्लाइट रोमानिया के रास्ते 250 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची। तीसरी फ्लाइट हंगरी के बुडापेस्ट से 240 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची। तो एक एक कर जितनी फ्लाइट्स पहुंची हैं, कहां से उन्होंने उड़ान भरी और किस एयरपोर्ट पर भारत में आकर लैंड उन्होंने किया, ये सारी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। चौथी फ्लाइट बुडापेस्ट से 198 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची और जो 5वीं फ्लाइट के बारे में जिक्र हम कर रहे हैं, रोमानिया के रास्ते 249 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची और इस तरह 5 फ्लाइट से अब तक 1156 भारतीयों की सकुशल सुरक्षित वतन वापसी संभव हो पाई है। लेकिन अभी भी यूक्रेन में 13,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक फंसे हैं जिन्हें वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। रूसी हमले के कारण यूक्रेन में भारी तबाही मची और युद्ध दिन प्रतिदिन भयावह रूप धारण करता जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियारों को तैयार रखने तक का आदेश दे दिया और ऐसे में यूक्रेन से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार भी यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी का अभियान तेजी से चला रही है और कीव से अब तक 1100 से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है। तो ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय छात्रों का एक जत्था जो आज दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा है, उनमें बिहार के 9 छात्र शामिल हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से बिहार सरकार की मदद से ये छात्र पटना पहुंचेंगे। दोपहर के 1:30 बजे इन छात्रों की फ्लाइट है। यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे बिहार के गोपालगंज के छात्र गौसुल आलम ने सुरक्षित वापसी के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही सरकार से यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को सुरक्षित वापसी की मांग की है। रशिया और यूक्रेन के वार के बारे में पता है। बहुत मुश्किल से हमने बॉर्डर क्रॉस करे और हम रोमानिया पहुँचे और रोमानिया से इंडिया की गवर्नमेंट ने हमें फ़्लाइट एयर इंडिया जो प्रोवाइड करी इवैक्यूएशन के लिए, इसके थ्रू हम सुबह में दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। और इसके बाद हमारी जो बिहार की गवर्नमेंट है उन्होंने इवैक्यूएशन के लिए हमें दिल्ली से पटना के लिए फ़्लाइट अरेंज करा है। तो हम थैंक्स बोलना चाहेंगे इंडिया गवर्नमेंट को और बिहार गवर्नमेंट को, और उनको भी थैंक्स बोलना चाहेंगे लाइक मीडिया, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर और न्यूज़ 18। अगर आप लोग ना होते तो हम इतनी जल्दी घर नहीं पहुंच पाते। हमारे जैसे आकिब और रिजवान जो गोपालगंज सिंह हैं, अभी भी वो बॉर्डर पर फंसे पड़े हैं, अभी भी उन्होंने क्रॉस नहीं करे हैं। तो बहुत हालात ख़राब है बॉर्डरों का और यूक्रेन का। तो सर जैसे जल्दी हो सके बच्चों को वहाँ से निकाला जाए और मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ। सैल्यूट। तो गौसुल ने यूक्रेन का एक वीडियो शेयर किया। इसमें यूक्रेन के कीव में सायरन बजने के बाद मेट्रो स्टेशन पर किस तरह से भगदड़ मचती है, लोग भागकर अपनी जान बचाने के लिए किस तरह जद्दोजहद करते हैं, वो सब इसमें दिखता है। वीडियो में दिख रहा है कि बड़ी संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स मेट्रो के अंडरग्राउंड में भाग रहे हैं।
अब आपको दिखाते हैं एक दूसरा वीडियो। दूसरे वीडियो में यूक्रेन में रूसी रॉकेट हमले की तस्वीरें दिख रही हैं, जिससे हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। रॉकेट हमले से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। यूक्रेन में युद्ध के हालात क्या हैं, उसे बयां करने के लिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये मेट्रो के पास की तस्वीरें हैं और लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, और जब सायरन बजती है इसी तरीके से भगदड़ मचती है। और पटना से बड़ी खबर, कदमकुआं इलाके में चोरी और डकैती की घटना घटी है। टिम्बर कंपनी को चोरों ने निशाना बनाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी संजय कुमार की ये रिपोर्ट। किस मकसद से आया था? किस मकसद से? हमको तो चक्कू भिड़ौले था, तो बोलेगे तो मार देंगे। फिर क्या किया? क्या किया? उसको हमारे पास से मोबाइल छीन लिया, 5,000 रुपया ले लिया और हमको बांध दिया पैर, आँख, मुंह। उसके बाद आया तो ऑफिस। पटना में अपराधियों ने एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पुरमोहानी इलाके में ये जो कैंपस है देख रहे हैं, ये टिम्बर की कंपनी है और यहीं पर कई दुकानें हैं। यहाँ पर कई अपराधी देर रात आते हैं और यहाँ पर जो स्टाफ हैं उनको बंधक बना लेते हैं और बंधक बनाने के बाद यहाँ पर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। मार पिटाई भी की गई है और इस घटना के बाद अभी सिटी एसपी पहुँचे हैं। यह घटना रात की है और तकरीबन 12 बजे के बाद सिटी एसपी राहुल अम्बरीश यहाँ पहुँच रहे हैं। ये पटना पुलिस की कार्यशैली है। इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं कि कितनी प्रॉम्प्ट है पटना पुलिस आपराधिक घटनाओं के बाद। अभी तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं और पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। घटना के बाद सिटी एसपी कुछ ज़्यादा ही बौखला गए हैं और अंदर में कवरेज कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया और खुद अनुसंधान वो कर रहे हैं। कई जो दूसरे अफसरान हैं वो यहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ तस्वीरों में देखिए, यहाँ डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी खड़ी है। इसके अलावा ठीक हमारे सामने रोड के उस पार कई गाड़ियां जो हैं पुलिस की खड़ी हैं। कई थानों की पुलिस टीम यहां पहुंची है और मामले के अनुसंधान में जुटी है। जाहिर सी बात है, पटना पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और हर घटना के बाद पटना पुलिस के अधिकारी इसी तरह से बौखला जाते हैं। समझ में नहीं आता कि मीडिया को कवरेज से रोकने का क्या मकसद हो सकता है। शायद सच्चाई को छिपाना चाहते हैं पटना पुलिस के अधिकारी और यही कारण है कि हमें गेट से बाहर किया गया है, गेट को लगा दिया गया है और पूरे अनुसंधान का हवाला दिया जा रहा है कि सिटी एसपी अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर बेतिया में 10 फीट जमीन पर रास्ते को लेकर एक पक्ष ने फेरी वाले पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, उसके बाद पति को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के मुताबिक पड़ोसियों ने उन लोगों पर हमला किया, उनके घर में तोड़फोड़ की, आग लगाने की कोशिश की। विरोध जब उन्होंने किया तो पिटाई कर दी गई। घर गनौली थाना बेतिया बड़ी मारला वाला से लाठी से जमीन के मामला में कुर्मी अलो पटेल जी, श्री राम पटेल, नंद किशोर पटेल, कोठारी पटेल, भरत पटेल, टिंकू पटेल। कैसे जमीन के लिए? वो जमीन के घर बा ऊपर हमारे घर लो चला गया गनिया बोले जे काहे लो चलते लेकिन हमार घर उनको बगल में घर बा 5 किलो पंचायती के निकाल दिलक हमारा के 10 फीट। वही जमीन के मामला में 10 फीट भर गई तो हम कहीं वही पर हमारे मलई के घर बा तो मलई के घर ढा दिलक हलो। इधर जमुई शहर के दर्जनों स्कूलों में आज से मिड डे मील के तहत मिलने वाला खाना मिलने लगा है। तैयारियों का जायजा लिया केसी कुंदन ने। कोरोना का असर खत्म होने के बाद स्कूलों में आज से एमडीएम शुरू हो रहा है और जमुई शहर का एक किचन है जो शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित होता है और यहाँ पर हजारों बच्चों का मध्याह्न भोजन का खाना तैयार होता है। देख सकते हैं कोरोना के खत्म होने के बाद जो सरकारी निर्देश है उसके बाद यहाँ पर मध्याह्न भोजन शुरू हो रहा है। दर्जनों स्कूलों तक ये मध्याह्न भोजन जाता है जहाँ हजारों बच्चे खाते हैं। हाईटेक टेक्नोलॉजी का ये
किचन है और यहाँ पर देखा जाए तो चावल तैयार हो रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सब्जियाँ बन के तैयार हो गई हैं जो कंटेनर में रखा हुआ है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो कंटेनर में अलग अलग दाल भी रखे हुए हैं। तो मेनू के अनुसार जो खाना है वो बनकर तैयार है और बच्चों को आज ये खाना 2 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि 2 साल से कोरोना के कारण बच्चों को स्कूलों में एमडीएम नहीं मिल रहा था। शिक्षा विभाग के द्वारा यह किचन संचालित होता है और यहाँ पर हजारों बच्चों का दोपहर का खाना बनता है। स्कूली बच्चों का कितने बच्चों का खाना यहाँ पर बनता है? लगभग 10 से 15 हज़ार बच्चे का अभी खाना बन रहा है जी। और लगभग 2 साल से बंद थी मिड डे मील, 2 साल के बाद ये स्टार्ट हुआ है। और बच्चे का जो ठहराव था पहले स्कूल में, उससे एकदम ये हो गया था। मध्याह्न भोजन होने से लाइट है। बच्चे का जो भीड़ है अभी स्कूल में सुनने को मिल रहा है। बहुत जगह से फ़ोन भी आ रही है। जाहिर सी बात है कि स्कूलों में एमडीएम शुरू हो गया है, जिसका इंतजार बच्चों का था, क्योंकि स्कूल बीते दिने चालू हो गए थे, खुल गए थे। अब एमडीएम आज से शुरू हो गया। जाहिर तौर पर इसका असर बच्चों के पढ़ाई पर पड़ेगा और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर पड़ेगा कि 2 साल के बाद एक बार फिर उन्हें स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलना शुरू हो गया। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। इधर सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर मठ में रखे अष्टधातु की मूर्ति की चोरी हो गई। पुलिस ने प्रेमनगर के मठ पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू की और बताया जा रहा है कि चोरी हुई मूर्ति की कीमत 50 लाख रुपए है। हाँ, ये तो 200 साल से ये मूर्ति था और मतलब मंदिर यहाँ पर बना हुआ था। जिस मंदिर में हम लोग लाए, इसके बाद इनको तोड़ करके ही बनवा रहे थे। इसी पीरियड में रात ऐसा घटना हुआ है। कितने की मूर्ति होगी? लगभग हम लोग के अंदाजा में 50 लाख से ऊपर का मूर्ति। औरंगाबाद में स्थानीय लोगों ने प्रतिबंधित बांस से लदे ट्रक को पकड़ा और ड्राइवर खलासी को पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों का कहना है कि ट्रक से खून टपक रहा था, जिसके बाद उसे रोका गया। बाद में इसकी खबर पुलिस को दी गई। हालांकि ड्राइवर का कहना है कि मांस का इस्तेमाल मछलियों के चारे के रूप में किया जाता है। रोड जाम लगा हुआ था तो गाड़ी के चारों तरफ से ब्लड जैसा आ रहा था। तो सूचना लोग दिए कि ऐसा ऐसा बात है भैया। तो पहुँचे वहाँ पे चालक से बात किए। बोला कि मुर्गा का ये कचरा जो है तो दिल्ली से ले कलकत्ता जा रहा है। तो इसका सूचना हमने थाना प्रभारी महोदय नगर थाना को दी है। पटना में साधु संतों ने बिहार सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी है। संतों ने कहा कि वे सभी बिहार सरकार की ओर से मठ मंदिरों की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किए जाने की प्रक्रिया के विरोध में हैं। इसे लेकर मंदिर मठ बचाओ अभियान समिति की ओर से पटना में जुटे विभिन्न जिलों से आए साधु संतों ने आंदोलन की चेतावनी दी। राम जन्मभूमि न्याय समिति के सदस्य और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कामेश्वर चौपाल ने भी इस मामले में सरकार से पुनर्विचार करने की अपील की। बिहार के मठों और मंदिरों की संपत्ति को लेकर जो साधु और महंत हैं, उनके बीच एक भ्रम की स्थिति बन गई है। दरअसल कुछ पंपलेट सामने आए हैं, उसमें ये बताया गया, यही वो पंपलेट है, और इसमें ये बताया गया है कि बिहार सरकार के जो विधि मंत्री हैं वो बार बार इस तरह का बयान मीडिया में दे रहे हैं कि जो मठ और जो ज़मीन है मंदिर की वो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाएगी। इसको लेकर पटना में एक बैठक भी हुई और इस बैठक में तमाम साधु और महंत जो हैं वो शरीक हुए और श्री राम जन्म न्यास समिति के सदस्य कामेश्वर चौपाल जी भी इस बैठक में मौजूद रहे। और इस बैठक में किस तरह की चर्चा हुई और क्या बातें निकलकर सामने आई, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कामेश्वर चौपाल जी हैं। कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति है। सरकार नहीं चाहती है। सरकार तो देखते हैं कि दिल खोल करके काम कर रही है। तो संतों को सामने ला करके बैठ करके विचार करने की आवश्यकता है, न कि उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए, लोक संपत्ति घोषित कर दिया है। ऐसा कुछ हुआ तो बहुत बड़ा विरोध ही नहीं होगा, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को पुलिस में भर्ती तेज करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि अभी बिहार में 1 लाख की आबादी पर 115 पुलिसकर्मी हैं, जिसे बढ़ाकर 165 से 170 तक करना है। पटना में पुलिस सप्ताह के समापन समारोह में नीतीश कुमार ने ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति है। एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि देश भर में बिहार क्राइम रेट में 25वें नंबर पर है और कानून व्यवस्था पर पूरा ध्यान दे रही है। सीएम ने कहा कि पहले के मुकाबले हत्या और फिरौती के मामलों में कमी आई है। 1 लाख की जनसंख्या पर 115 किया, उसको हमने बार बार कहा इसको भी हमको बढ़ाना। अभी तो आप 115 तक का भी पूरा नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि हम
1 लाख की आबादी पर इसकी संख्या कम से कम 165, 170 जो भी हो इसको तय करके कर दीजिए और लोगों का सिलेक्शन कीजिए भाई, तेजी से सिलेक्शन करिए। और एक तो हमको खुशी की बात है जो 2013 में हम लोगों ने किया महिलाओं के लिए, अब कितनी खुशी की बात है, अब कितना ज्यादा अब महिलाएं पुलिस बल में, अब 25,000 से ज्यादा। सिवान में पुलिस सप्ताह के अंतिम दिन शहरवासियों को पुलिस ने एक तोहफा दिया। सिवान स्टेशन पर रात में उतरने वाले यात्रियों को पुलिस अपने बस से उनके घर तक छोड़ेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बस को हरी झंडी दिखाई, रवाना किया। आम यात्रियों को रात्रि में सुविधा, एक तो गाड़ी की दिक्कत होती है, उनको अपने जगह पर जाने के लिए उनको गाड़ी की सवारी की दिक्कत होती है, दूसरा सुरक्षा, दोनों के दृष्टिकोण से यह रात्रि निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है। पुलिस एक तरह से आम पब्लिक की सहायता के लिए, सुविधा के लिए एक सेवा शुरू कर रही है और हमारी अपेक्षा है कि पब्लिक इसका, आम आदमी यात्री जो आएंगे इसका भरपूर फायदा होगा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। महाशिवरात्रि